सभी को राधे राधे। आज हमारा पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड आएगा। तो आज हम थोड़ा किसी अलग टॉपिक पे बात करते हैं। तो एक शायरी है, ना सिर्फ बुखार ना सिर्फ सर्दी का केस, काय चिकित्सा समझे पूरी बॉडी का बेस। पेशेंट बोले डॉक्टर साहब सब जगह दर्द है, हम बोले इसे सही करना ही तो हमारा फर्ज है। इसी के साथ हम बुलाते हैं अपनी टीचर डॉक्टर साक्षी मैम को, जो एक काय चिकित्सा डॉक्टर है, जो हमें बताएंगे कि काय चिकित्सा एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं, क्या चीज़ बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा काय चिकित्सा के बारे में। तो मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू। तो मैम आप सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए थोड़ा, क्योंकि अभी बिजी चल रहे हैं सब, थोड़े कुछ सबके बिजी शेड्यूल रहते हैं, तब फिर भी मैम ने थोड़ा सा टाइम दिया है हमें कि मैम अपने कुछ पॉइंट्स रख सके काय चिकित्सा के ऊपर। तो मैम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। हम लोग इसमें 4 राउंड रखेंगे मैम। फर्स्ट राउंड होगा जनरल क्वेश्चन, जिसमें मैम आपको हमारे ऑडियंस को बताना है कि काय चिकित्सा क्या होती है, उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन है। सेकंड मैम पर्सनैलिटी राउंड है, इसमें मैम की पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे जो चीज़ें बच्चों ने अभी तक नहीं जानी है। तीसरी राउंड आएगा मैम स्टूडेंट राउंड है, बच्चों के कुछ क्वेश्चन है मैम आपको लेके, क्लास से रिलेटेड है, थोड़ा बातचीत है। और फोर्थ होगा मैम रैपिड फायर राउंड होगा मैम। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको चॉइस दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक चीज को चूज करना है। तो हम शुरू करें? हाँ बिल्कुल बेटा, शुरू करते हैं। ओके मैम, सबसे पहला है क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि मैम जिन आम जनता को नहीं पता कि काय चिकित्सा क्या होती है, हम मान के चलते हैं कि वो आयुर्वेदिक स्टूडेंट भी नहीं है, तो उन्हें काय चिकित्सा में कैसे समझा सकता हूँ कि हाँ काय चिकित्सा किसको कहता हूँ मैं, थोड़ा मैम इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तुमने मुझे अपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। आपका क्वेश्चन था कि काय चिकित्सा को हम कैसे बता सकते हैं कि काय चिकित्सा क्या है। तो इसके 2 अर्थ हैं। पहला तो एक सामान्य जनमानस के लिए जिसको आयुर्वेद नहीं पता, उसके लिए काय का अर्थ है हमारा जो शरीर है, जो हमारा देह है, हमारा जो बॉडी है, इसमें सर से लेकर पाँव तक जो भी व्याधि उपस्थित होगी या जो भी व्याधि होगी उसके चिकित्सा के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो जो है सारा काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कि अगर हमें किसी आयुर्वेद स्टूडेंट को बताना है या ऐसे व्यक्ति को बताना है जिसको आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता है, तो उसके लिए हमारे जैसे आचार्य चक्रपाणी ने भी बोला है कि जो हमारे आंतरिक जो अग्नि है उसकी चिकित्सा ही काय चिकित्सा है, यानी कि जो हमारी जठराग्नि है, इधर आपको पता है जठराग्नि सम विषम तीक्ष्ण और मंद, ठीक है। तो समाग्नि को छोड़ के जो चारों बाकी जो 3 अग्नि है उसकी चिकित्सा को हम काय चिकित्सा कहते हैं। तो मैम ने पूरा एक इलेबरेट आंसर बताया कि काय चिकित्सा को क्या हम टर्म देते हैं। मैं थोड़ा इसमें ऐड कर देता हूँ कि मॉडर्न के उससे कि जनरल फिजिशियन जो होता है हमारे उसमें यहाँ पे काय चिकित्सा डॉक्टर कहते हैं। तो क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल भी इसी से था मैम से, तो मैम जैसे कि हम लोगों को पता है या फिर जो लोग भी कहते हैं कि जनरल फिजिशियन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर हम वहाँ जाते हैं, अगर हमने बोला कि हमें खांसी है, जुकाम है, हो सकता है हमें उससे कोई बहुत बड़ी डिजीज हो सकती है, पर फर्स्ट वो हमें रहता है कि जो सिम्टम्स हमने बोले उसका ट्रीट करना होता है। तो क्या मैम जो काय चिकित्सा के डॉक्टर्स होते हैं वो भी सेम चीज करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है या फिर कुछ और तरीके से अप्रोच होती है मैम? मतलब आपका मैं कहने का मतलब है कि एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है मतलब वो जैसा ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सिर्फ आयुर्वेद के अन्य ब्रांच? यस मैम, आयुर्वेद के अन्य ब्रांच। जी मैम। ओके ठीक है। तो बेटा देखो, जब से सबसे पहले अगर मैं अपनी ट्रीटमेंट की बात करूं या काय चिकित्सा के अंतर्गत आने वाले ट्रीटमेंट की बात करूं, तो हमारे काय चिकित्सा का जो प्रथम चिकित्सा सिद्धांत है वो है निदान परिमर्जन, ठीक है। कि जो कॉज है, जो भी व्याधि है, इधर वो चाहे छोटी सी व्याधि है या कोई बड़ी व्याधि है, एक्यूट फेज में है या क्रॉनिक फेज में, सबसे पहले हमें जो है उसके निदान का पता लगाना होता है, ठीक है। जब हमें उसके निदान का पता लगेगा तो उसके उपरांत पहला जो चिकित्सा है वो निदान परिवर्जन है, या कि हमें उसके निदानों का त्याग करना है। उसके बाद फिर हम सिम्टम्स के लिए करते हैं कि उसके बाद उसके जो सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिक चिकित्सा देखो हमें भी देनी है। ऐसा नहीं है कि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर हमें निदान नहीं पता है किसी के तो फिर हम उसको चिकित्सा ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें निदान ही नहीं पता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि पहला सबसे पहले हमें देखना है उसके आहार से, उसके विहार से, उसके जो कंप्लेंट्स है, उसके जो हम उसका हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, उसके आधार पे हमें ये निर्णय करना है कि हाँ इसके निदान इधर ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके अनुसार फिर हमें उसकी चिकित्सा करनी है। मतलब कि सब कुछ सेम ही है मोस्टली, बस फर्स्टली हम उन्हें ये बोल देते हैं निदान, मतलब बोल सकते हैं जिस वजह से वो बीमारी हो रही है। जैसे कि अगर आपने ठंडा खा लिया, आइसक्रीम ज़्यादा खा लिया
तो आपको कोल्ड हो जाएगा। तो निदान परिवर्जन मतलब यहाँ हुआ कि आपको आइसक्रीम कम खानी है। तो मेनली वो उस कारण को हम पहले बताते हैं कि अभी आप इस चीज़ का यूज़ मत कीजिए या बंद कर दीजिए, उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। और सबको दिख रहा होगा आज हमने थोड़ा नेचर के पास आके हम पॉडकास्ट कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि आज सुबह बारिश आई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए मैम तीसरा क्वेश्चन इसी से है कि इस मौसम के अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, वो सफ़र करते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मौसम है चाय पकौड़े खाने का मन करेगा, जिसमें केचप भी होता है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए मना हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बीपी वालों के लिए अब अगर ज़्यादा चाय पकौड़े खा लिए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा मैम, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैम उनको हम कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज़ और बीपी वालों के लिए काय चिकित्सा में क्या ट्रीटमेंट है, या मतलब कि क्या अप्रोच हो सकती है उनके लिए? ठीक है। तो ये आपका सवाल है सिर्फ मधुमेह के लिए और जो हमारा रक्तगत वात है यानी हाइपरटेंशन है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी हमारे जितने भी पुराने फिजिशियन, आइदर वो मॉडर्न वाले हैं या आयुर्वेद वाले, एक बात बोली गई है कि एक अच्छा फिजिशियन वही होता है जो किसी भी पेशेंट का बीपी और शुगर कंट्रोल में रखे, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक नेसेसिटी है ही, आइदर वो काय चिकित्सा का है, शल्य का है, शालक्य का है, ये दो चीज़ें उसको अपने कंट्रोल में, पेशेंट का कंट्रोल रहना ही चाहिए। इसके बाद फिर अन्य चिकित्सा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसकी चिकित्सा अपने उसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखो, पहली बात जैसे मैंने इससे पहले ही बोला है कि हमें उसका कॉज निदान परिवर्जन करना पड़ेगा। और चूँकि जो आपका बीपी है और जो आपका मधुमेह है, डायबिटीज़ है, ये दोनों के क्या है, जो हमारा जितने भी हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो गया है उससे संबंधित व्याधि है, ठीक है। तो उससे जितने भी हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका हमारे उसमें समाधान है, बहुत अच्छा समाधान है। खुद हमने भी बहुत सारे जो है डायबिटीज़ के पेशेंट जो है बहुत अच्छे से उनका शुगर कंट्रोल किया है। तो डेफिनेटली यस, हाँ, इसमें बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट है। तो हाँ, हम लोग भी डायबिटीज़ और बीपी वालों को कंट्रोल कर सकते हैं उनका। और मैंने भी बहुत सुना हुआ है, और मैंने एज अ BMS स्टूडेंट मैंने पढ़ा भी है। हम कह सकता हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब मैम जैसे मैंने पकौड़ों की बात करी, अच्छा, तो मतलब वो आता है आहार में मैम। आहार में तो मैम एक क्वेश्चन ये भी फिर यहाँ से शुरू होता है कि आहार का क्या रोल होता है काय चिकित्सा के ट्रीटमेंट में? बेटा बहुत रोल है। अगेन अगर फिर वही है कि बात एक ही है, फिर हमें ही उसको दोबारा बोलना पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि निदान परिवर्जन, तो निदान परिवर्जन के अंतर्गत जो चिकित्सा है वो पथ्य चिकित्सा है, जी मैम, ठीक है। कि अगर हम किसी पेशेंट को बोलेंगे, आपने ही इससे पहले एक एग्जांपल दिया था कि किसी ने ठंडी आइसक्रीम खा ली, उसकी वजह से उसको कोल्ड कफ हो रहा है, या उसकी वजह से उसको वायरल फीवर हो गया, या उसकी वजह से उसका, तो उसका पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो निदान परिवर्जन। अब निदान परिवर्जन के लिए उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। तो पथ्य पहला तो ये है कि निदान परिवर्जन को ही हम पथ्य बोलते हैं, ठीक है, कि उसका पथ्य, उसमें इधर आहार भी आता है और उसमें विहार भी आता है। पहली बात तो रही है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी हम डायबिटीज़ और बीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो है, हमने उसको कोई भी औषधि दे दी, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि दे दी, या फिर कोई भी मॉडर्न मेडिसिन वो ले रहा है, लेकिन अगर वो साथ में पथ्य आहार का सेवन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कभी कंट्रोल में होंगी नहीं। अगर वो लगातार मीठा खाया जा रहा है और वो मेटफॉर्मिन भी ले रहा है, वो ग्लिम्प्राइड भी ले रहा है, और हमारे उसमें हमने उसको वसंत कुसुमा का रस भी दे दिया, हमने उसको त्रिभंग भस्म भी दे दिया, हमने उसको पंचनिम्बादी चूर्ण भी दे दिया, लेकिन अगर हमने उसके पथ्य अपथ्य का कंट्रोल नहीं किया, मतलब हमने उसे नहीं बताया कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें वो ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर वो आपके याप्य या फिर वो असाध्य व्याधि की ओर तब वो चले जाता है। मैम इसी से अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। मैम इसमें कि आप एज अ काय चिकित्सा डॉक्टर हैं, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे मैम, सो हर पेशेंट्स अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि उसने कहीं से भी सुनी हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कह सकते हैं मिथ होती है, लेकिन वो अब हुआ कि बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, तो उसको वो सच मान लेते हैं। तो मैम आप कोई ऐसे मिथ बता सकते हैं जो आपने सुना हो आयुर्वेदिक उसके बारे में? हाँ डेफिनेटली बेटा, बहुत सारे मिथ हैं। पहली सबसे बड़ा मिथ तो ये कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कड़वी होती है। ये डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो पहले था कि अभी जो है बहुत सारे फॉर्मुलेशन अब चेंजेस हो गए, मतलब जो पहले चूर्ण फॉर्म में ही आता था वो बटी फॉर्म में भी आ गया। तो पहला मिथ तो यही है कि सारी जो भी हम आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं वो कड़वी होगी, तो डेफिनेटली वो सारी दवाइयाँ कड़वी नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा मिथ ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं। पेशेंट हमारे पास बाद में आता है, पहले ही बोल देता है डॉक्टर साहब मेरे को गर्म दवाइयाँ नहीं सूट करती।
तो वो क्यों नहीं सूट कर रही है, वो उसकी प्रकृति या उसका जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा और उसमें हम ऐसे कोई उष्ण औषधि दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उस पर वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उसकी प्रकृति वात है, उसने सुनी सुनाई है, नहीं उसको सूट नहीं किया, उसको तो गर्म दवाई खाने से उसके नाक से खून निकलने लग गया, उसको हिमिचूरिया हो गया, तो डेफिनेटली ये गलत बात है। नहीं हमारी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन कड़वी होती है, नहीं हमारी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन उष्ण होती है। दूसरा, ये तो रहा एक जनरल जो लोग कहते हैं कि एक पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक और बड़ा मिथ है जो आज के साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब आजकल के टाइम पे जो मॉडर्न मेडिसिन वाले बहुत कहते हैं कि हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उनको हमारे बारे में पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए कि हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं गुड़ूची तो हिपैटोटॉक्सिक है, डेफिनेटली नहीं है। हाँ, एक मात्रा होती है, अगर आप मात्रा से अधिक लोगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको हार्म करेगी। वो इधर मॉडर्न मेडिसिन तो करती है। आयुर्वेदा वाली मेडिसिन भी डेफिनेटली गुड़ूची अगर आप बिना मात्रा के, बिना डोज के, और कितना टाइम उसको लेना चाहिए अगर लेते रहोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हार्म करेगी। तो दूसरा ये है, बड़ा मिथ ये भी है कि हमारा एविडेंस बेस्ड नहीं है, जबकि डेफिनेटली हमारा जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं या जितने भी आज के टाइम में हमारी जितनी भी क्लिनिकल रिसर्च हो रही है, CCRS जो कर रहा है, कोविड के टाइम पे ये वेल प्रूवन था, इम्यूनिटी हमारी बहुत उससे बहुत अच्छी हुई है, तो डेफिनेटली ये है उस पर। तो मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया और लास्ट में हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद एक एविडेंस बेस्ड नहीं है, अगर वो आयुर्वेद एविडेंस बेस्ड नहीं होता तो कोरोना में सब लोग इसके तरफ नहीं आते, क्योंकि जब क्या कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो खड़ा भी वही इंसान होता है या वही चीज़ खड़ी होती है जिस पर उसको सॉल्व करने की पावर होती है। तो उस समय जब एलोपैथी एक तरफ हो गया था, होम्योपैथी एक तरफ हो गया था, हर कोई अलग, तो आयुर्वेद ही था जिसने बेसिकली बताया कि दोषों का इलाज करो, धातु को सही रखो अपनी। जब तुम इनका इलाज कर लोगे तो बॉडी में कोई भी डिजीज आएगी तुम्हारे, तुम उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में मैम भी एग्री करेंगे, ये बोला गया कि हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि डिजीज का इतना नंबर है। डिजीज बढ़ सकती है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम इवोल्यूशन होता रहता है। अगर हम किसी एक चीज़ से रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो फिर उससे बड़ी बीमारी आ सकती है। तो इसका सबसे सिंपल वे होता है कि अपने बॉडी के अंदर दोष और धातु को सम रखिए, सही रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए मेनली, जिससे आप हर चीज़ को क्योर कर सकते हैं। अब मैम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैम आयुर्वेद में या काय चिकित्सा डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्रॉनिक डिजीज का भी इलाज हो सकता है मैम? तो एक क्रॉनिक डिजीज वाला पेशेंट आया जो एलोपैथी में क्योर नहीं हो पाया, डेफिनेटली बेटा। तो मैम उसके लिए बस मैं ज़्यादा उसके अंदर डीप नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि एक ये वो हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है कि नहीं ये चीज़, तो मैम बस बेसिकली क्या हम लोग कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो मैम ये उस पर अप्रोच कैसे रहती है एक चिकित्सक के डॉक्टर की? बस अगेन बेटा, जैसे अगर मैं बात करूँ कि क्रॉनिक डिजीज़ का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट वही आते हैं जो क्रॉनिक स्टेज में होते हैं, जिनका बीपी जो है मॉडर्न मेडिसिन लेके भी कम नहीं हो रहा है, जिनका शुगर मॉडर्न मेडिसिन लेके भी कम नहीं होगा, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वही। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, हमारा जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो निदान परिवर्जन है। जो उसका रूट कॉज है हमें वो दूर करना है, हमें उसके सिर्फ सिम्टम रिलीफ नहीं देना है। जैसे मॉडर्न में है कि उन्होंने स्टीरॉइड्स दे दी और जब तक वो स्टेरॉइड्स का असर रहेगा वो ठीक है, वो दोबारा वही हो जाएगा, क्योंकि उसके रूट को वो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो आम है या फिर अपत्य है उसको वो ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में डेफिनेटली जितनी भी क्रॉनिक डिजीज आती हैं, स्पेसिफिकली जो हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या फिर हमारा जो वात व्याधियाँ हैं, तो उसमें हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल है। उसमें हमारा इवन समन चिकित्सा है, साथ साथ में उसमें शोधन चिकित्सा भी है। जैसे पंचकर्म अगर उसमें कराएंगे, पंचकर्म के साथ साथ जब हम उसमें समन चिकित्सा देते हैं तो डेफिनेटली उसके बहुत बेटर रिजल्ट हमने देखे हैं। ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, मेनली मैं मैम आपको भी बताता हूँ कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे ही। एक MBBS डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि मैंने हर एक डॉक्टर से पूछा है कि आप मुझे कोई एक ऐसी दवाई बता दो जिससे बीमारी सही होती है। तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि दवाई बीमारी सही नहीं करता है, वो हमारी बॉडी को सही करता है कि वो उससे लड़ सके। मैम आप इस पर एग्री करेंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, सेम चीज़। लेकिन जब हम आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले मैंने बोला निदान परिवर्जन, मतलब पहले हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ है आप उसको स्टॉप कीजिए। फिर दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि रूट कॉज पकड़ते हैं हम लोग, ये हम रूट कॉज से उसको शुरुआत करते हैं। तो यही डिफरेंस आ जाता है बाकी पैथी में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर कि हम, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ही क्रॉनिक वाले आते हैं तो वो वहाँ से हार चुके कि वो जिंदगी भर दवाई नहीं खा सकते हैं। और ये सही बात है, अगर आप जिंदगी भर दवाई खाएंगे तो कभी ना कभी आपकी लीवर पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो उससे बचने के लिए हमारी पैथी जो है वो क्योर करती है रूट कॉज से लेके लास्ट तक के लिए।
सो मैम थैंक यू, फर्स्ट राउंड खत्म होता ओके है। अब शुरू करते हैं अपना सेकंड राउंड जो है पर्सनैलिटी राउंड और नो योर टीचर। अब मैम से कुछ सवाल पूछेंगे जिससे बच्चों को पता चलेगा थोड़ा मैम के बारे में। तो मैम सबसे पहला चीज़ कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको खाली समय में करना क्या पसंद है, एक्सेप्ट बच्चों को डांटने के अलावा? बेटा देखो, अभी डिपेंड करता है कि हॉबी कब थी। देखो जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में थी या फिर इससे पहले जब तक मैं एकेडमिक में नहीं आई थी, तब तक मेरे को रीडिंग करना और राइटिंग करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शायरी लिखना, अब ये मत बोलना कि शायरी मेरे को नहीं आती है, पर हाँ मैं शायरी लिख देती हूँ। अब मुझे कोई भी एक भी शायरी याद नहीं है, ठीक है, तो शायरी लिखना, हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते हैं साक्षी जल्दी आ जा स्लोगन लिखना है, तो मेरा नाम ही मेरे कॉलेज में जो है स्लोगन गर्ल बोल दिया था, क्योंकि उनको जब भी कोई धरने पे जाना होता था तो वो आके, तो वो मेरी हॉबी थी, मैं ओवरनाइट थोड़ा सीख के बस 2-4 लाइनें लिख देती थी। लेकिन अगर मैं अब की बात करूं तो अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, तो एकेडमिक उसमें हम प्रोफेशनल्स में आ गए हैं, थोड़ा सा हमारी पर्सनल लाइफ चेंज हो जाती है। तो अब मेरी हॉबी अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जो भी खाली टाइम होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ही स्पेंड करूँ, तो अब मेरी हॉबी ये है। मैं लास्ट में यही चीज़ बोलने वाला था, क्योंकि मैम जो स्टेटस डालती है उसमें देखता हूँ मैम की फोटो मोस्टली ज़्यादातर उनके बच्चे के साथ होती है, बहुत क्यूट है वैसे वो, मैंने देखा हुआ है। सेकंड मैम, आपकी ऐसी कोई इरिटेटिंग हैबिट है कि आप बच्चा कोई कुछ कर रहा हो, कोई भी इंसान कर रहा हो, आप उसमें बहुत जल्दी इरिटेट होने लग जाते हैं, क्लास में, बाहर, कहीं घर पे, कहीं भी? मैम बेटा बहुत सारी हैं, लेकिन चलो मैम फर्स्ट। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, वैसे इरिटेट भी नहीं कह सकती मैं, पर देखो वो डिफरेंट होता है कि मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, सामने वाले का क्या है, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वो दाल चम्मच से ही खानी है, तो मेरे को ये है कि सामने वाला भी चम्मच से ही खाएगा। अगर मुझे नूडल्स वो फोक से खाना है तो सामने वाला भी फोक से ही खाएगा, वो नहीं खाता तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। ये तो है कि एक नॉर्मल चीज़ कि जो मेरे को करना है, एक जनरल चीज़ है, मतलब जो हम थोड़ा अलग करते हैं, ऐसे नहीं कि हर टाइम पे ही। और अगर मैं वैसे बोलूँ प्रोफेशनल में, तो अगेन वही है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था, उनको याद नहीं हुआ, तो बस अगर एक ने भी याद नहीं कराया तो उसका पनिशमेंट फिर सबको मिलेगा। फिर वो नहीं है कि जिसने याद किया वो भी गया, जिसने नहीं किया वो तो गया ही गया। अब मैं इसके नीचे पोल डालूंगा कि ये कितना सही है कि अगर एक ने नहीं किया। अब अगले में बढ़ते हैं मैम। चलिए इरिटेटिंग हो गया मैम, ऐसा मोमेंट जिसका आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ ये चीज़ हो गई, अब मैं खुश रहूँगी, मेरे पूरा दिन, अगर पूरे दिन में सब कुछ गलत गलत हो रहा है लेकिन अगर वही चीज़ हो जाए तो आप खुश हो जाते हैं? ऐसे भी बहुत सारे हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ घूमते रहते हैं, भैया लोग काम करते हैं, तो अगर वो मेरे को देख के मुस्कुरा दें और मेरे पास आके बोल दें कि मैम, क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी मेरे जेब में टॉफ़ी होगी तो मैं उनको दे दूँगी, तो वो आ जाते हैं और मेरे को ऐसे खींचते हैं कि मतलब उनको टॉफ़ी चाहिए, तो वो मेरा पूरा दिन बन जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि अरे वाह आज मैंने ऐसा कर दिया, चाहे मैंने गाय को चारा ही खिला दिया। मतलब वो चीज़ें जब मैं नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ अच्छा करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें मेरे दिल को सुकून देती है। चाहे मैंने ऑटो वाले को 10 रुपये ज़्यादा ही दे दिए, तो वो अलग बात है कि वो जो भी सोचेगा, लेकिन मेरे लिए वो पूरा दिन बना देता है कि हाँ यार मतलब ठीक है ये मैंने किया। तो किसी की हेल्प करना अगर हम ऐसे करें तो इसके लिए एक फ्रेज होता है कि पीस ओवर हैप्पीनेस। हाँ ये मतलब कि पीस मिल गया तो खुशी भी मुझे मिल गई। exactly। तो मैम दिस टाइप ऑफ पर्सन है कि मैम के लिए पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस। हाँ कह सकते हैं। मैम अगली हैबिट आती है एंग्री की, कि आप गुस्सा कब हो जाते हो कि ये चीज़ हो गई, नहीं ये लास्ट था, इसके बाद नहीं गुस्सा नहीं है, अच्छा बहुत ऊपर। इसका भी बेटा मेरा मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मेरे पास एक ही रीज़न है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कब आता है। वही चीज़ है कि अगर मैंने कोई एक बात किसी को बोल दी है कि ये करना है, तो मैंने एक बात उसको समझा दी, ठीक है, वो नहीं कर रहा है तो मैं उसको 2 बार बोलूँगी, फिर मैं उसको 3 बार बोलूँगी। लेकिन यही है कि अगर मुझे एक ही चीज़ को किसी को 10 बार बोलना पड़े कि आपको ये करना है, तो फिर मैं तब मेरा मतलब टेम्पर बहुत हाई हो जाएगा कि इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो। हाँ अगर उस चीज़ में मैं गलत हूँ तो डेफिनेटली फिर सामने वाला ही गुस्सा करेगा, लेकिन फिर वही होता है कि मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये श्लोक तो आज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो चलो मैंने आज का कल कर दिया, परसों कर दिया, नरसों कर दिया, 1 हफ्ते बाद भी नहीं पढ़ के आ रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वही है। तो सब याद रखना कि वहाँ तक ना जाने दिया है, 1-2 दिन चलता है। मैम अगली चीज़ है कि आप अपनी एक बैड हैबिट के बारे में बताइए। बैड हैबिट आपको लगता है कि यार मेरे में ये बुराई चीज़ चेंज होनी चाहिए? बेटा देखो मैं इंसान हूँ, मेरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कमी मैं अपनी कह सकती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मतलब अगर तुम अभी कुछ वैसा सेंटी सा कुछ बोल दोगे तो हो सकता है मैं इसी पॉडकास्ट में रोने लग जाऊँ। तो ये मेरी मतलब मुझे लगता है ये मेरी बैड हैबिट है, क्योंकि अपनी कमजोरी हर इंसान के सामने नहीं दिखानी होती है। अगर मेरे को कोई भी रैंडम इंसान कुछ भी बोलते तो मेरे आंसू ऐसे निकलते हैं कि जैसे वो यहीं पे थे।
तो मुझे वो लगता है कि ये चीज़ें गलत है, मतलब मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो एज अ बैड हैबिट भी कह सकते हैं इसको कि हाँ, कि थोड़ा इमोशनली मेरे को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उतना मैं हूँ नहीं। ये मैम मैं इसमें थोड़ा अलग से ऐड कर रहा हूँ कि मैम आपको नहीं लगता एज अ डॉक्टर इमोशन होने, क्योंकि एक एमबीबीएस वो क्या मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो उसमें एक डायलॉग हाँ होता है, हाँ तो मैम एज अ हाथ डॉक्टर कांपेंगे इमोशनल और वो होना होगा। हाँ, आपको बट बेटा लगता है? जो है वो है, तो आई थिंक ये तो मेरे फैमिली में ही रन करता है, मतलब मुझे लगता है ये मेरा जेनेटिक है, क्योंकि मेरे फैमिली में हम लोग मोस्ट ऑफ मेरे भाई बहन या मेरे पेरेंट्स हम लोग ऐसे ही हैं, मतलब हम इमोशनली बहुत वीक हैं, तो छोटी मैम सी कैसे बात कर हमें बहुत सकते हैं, ज़्यादा ट्रिगर कर आप जाती चेंज है। करना चाहते हैं इस हैबिट को पूरी तरह? हाँ, मतलब ये है कि मतलब मेरे को नहीं होना चाहिए ऐसा, पर मैं ऐसी हूँ तो हूँ, अब क्या कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है हमारे क्लास के बच्चे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इतना इरिटेट कर देते हैं मैम को। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। मैंने बहुत बारी तुमको बोला होगा कि ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी एब्सेंट लगा दूंगी, बस वो 3-4 बारी एब्सेंट लगेगी, मैंने सबको अटेंडेंस दी है, वो सिर्फ हाँ ये डराने के बात लिए सच होता है। है, बट ये हम भी अभी एग्री करते हैं। पॉडकास्ट का इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि अब सबको पता चल गया तो मैं एब्सेंट लगाऊंगी। ये थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाएगा अगला सवाल, लेकिन फिर भी मैम आपको टीवी सीरियल देखना पसंद है? क्या पसंद है? टीवी सीरियल देखना नहीं बेटा, बहुत कम। बोरिंग? पहले स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत देख लेते थे, जैसे लेकिन शाका लाका पहले बूम बूम आता था हाँ एक हमारे, कार्टून था, वो बहुत सीरियल पुराना है, तुम्हें तो जैसा। पता ही नहीं। शक्तिमान तुमने सुना होगा। हाँ वो देखा था। बस शक्तिमान लाइक ऐसे था कि रात को 12:30 11:30 बजे आता था, तो मेरे नाना जी मेरे साथ उस टाइम रहते थे, मतलब मैं बचपन में स्कूलिंग के टाइम पे अपने नाना जी के साथ रही हूँ। तो वो सुबह उठ के मेरे को पीटते थे कि रात को 11:30 लेकिन नहीं, वो शक्तिमान मुझे देखना ही देखना था। तो आई थिंक वो इंडिया के आधे से ज़्यादा बच्चों का फेवरेट सीरियल रहा होगा उस टाइम पे। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल सीरियस हाँ जी। बेकार आ रहे हैं। मैम दूसरी चीज़ कि आप अपने बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो लोगों को पता नहीं। मेरे बारे में ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को पता ही नहीं है? मैम, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बेटा ऐसे तो बहुत सारी होंगी, आप कोई स्टूडेंट सी भी हो, एक लाइन मैं बोलिए टीचर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ लोगों को जिसमें पता आप कंफर्टेबल हो कि हाँ ये आप बता सकते हैं मैम। नहीं। मैं बता सकती हूँ, मैं ऐसे बेटा ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ वैसी चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ वैसे अब ऐसे मेरे को पद्म विभूषण या मेरे को पद्मश्री तो मिला नहीं है कि भैया मेरे को ये बताना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, ड्यूरिंग कोविड टाइम क्या हुआ था, मैं बैंगलोर में थी और मेरे पेरेंट्स उत्तरकाशी में थे ना, मेरा होम टाउन उत्तरकाशी है, ठीक है, और उत्तरकाशी लाइक एक बहुत रिमोट एरिया है, ठीक है। और मेरे पापा क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हैं, अब तो रिटायर हो गए, तो वो जब हेल्थ डिपार्टमेंट में थे तो स्टार्टिंग में जो N95 मास्क मिल रहा था वो बहुत रेयर मिल रहा था। और क्योंकि मेरे पापा को हाई ब्लड शुगर सॉरी हाइपरटेंशन है, तो फिर मेरे को ये था कि मतलब ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड मुझे उनकी बहुत फिक्र हो गई थी कि अरे मतलब एटलीस्ट उनके पास तो हेल्थ केयर वालों के पास तो होना ही चाहिए, वो कैसे रहेंगे, प्लस हम बच्चे उनसे दूर हैं, अगर कभी हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने वहाँ के जो डीएम थे डॉक्टर आशीष चौहान, मैंने उनको टेक्स्ट किया था इंस्टाग्राम पे रात को 12 या 1 बजे, एंड वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने उस टेक्स्ट को उसी टाइम रीड मतलब रिप्लाई किया। मुझे लगा नहीं था कि कोई IAS लेवल का आदमी जो इतना जल्दी किसी को रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने उनको लिखा था कि मैं ये हूँ, मेरे पापा हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मेरे पापा का बर्थडे था 16 अप्रैल की बात है। मैंने कहा क्या आप मेरे पापा को एज अ बर्थडे गिफ्ट एक N95 मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि आप तो IAS ऑफिसर हैं, डेफिनेटली आपको हो गई हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो सर ने अगले दिन मेरे फादर को जो है N95 मार्क्स गिफ्ट किया। और उस टाइम ये जो न्यूज़ थी ना, ये लगभग हर न्यूज़पेपर में आई थी कि एक बेटी ने अपने पापा को ये किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब लाइक मैंने तो एक रिक्वेस्ट की थी एक एज अ डॉटर, लेकिन वो बहुत उस टाइम बहुत वैसा हो गया था कि बहुत फैल गई थी वो बात। सर की तो तरफ ये से भी चीज़ है। जेस्चर था और ये चीज़ बहुत है बड़ी बेटा, बात तो है, वही मैंने लिटरली ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम कोई मैंने जैसे देखा है कि आपको थोड़ा घूमना पसंद है, तो आपका कोई फेवरेट टूरिस्ट प्लेस जहाँ आपको बार बार जाना पसंद हो? बेटा मेरे को सब जगह बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहाड़ी हूँ तो मुझे बीच अच्छे लगते हैं। ऑल्दो मैंने मतलब अभी 2-3 साल से है कि मेरे को मुझे जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया भी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी मैं बहुत जगह गई हूँ। मैं फ्रांस गई हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गई हूँ, मैं बाली गई हूँ, मैं जर्मनी जा रखी हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अभी मेरे को जो अभी मेरे बकेट लिस्ट में है वो है लेह लद्दाख, और आउट ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो मुझे UK जाना है। तो 2 चीज़ें हैं कि जो मेरी लिस्ट में है, अदरवाइज़ मुझे कहीं पे भी घूमना बहुत पसंद है। ओके मैम, फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी 3 इडियट लगा लो, वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है, पर 3 इडियट ऐसी है कि जब भी वो आती है, हाँ बजरंगी भाईजान है, 3 इडियट है, और आपका ये है क्या है वो अमिताभ बच्चन की जो मूवी है, उसके जो बहुत सारे बेटे होते हैं, बागवान। बाकी मैं हॉलीवुड वाली मूवी तो देखती नहीं हूँ, और हाँ हॉलीवुड में वो हैरी पॉटर, वो भी मेरे लैपटॉप में पड़ गई है, तो
वो मेरे को जब भी मतलब लगाओ तो उसको हम देख लेते हैं, वैसा है। मैम एक्ट्रेस और एक्टर फेवरेट? कोई भी नहीं बेटा, मेरे को नहीं कोई पसंद है। स्पेसिफिक? हाँ नहीं, ये भी एक हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं हूँ कि मेरे, लेकिन हाँ वैसा है कि अगर मुझे कभी कोई चांस मिलेगा कि वो वहाँ है और हमें मौका मिल रहा है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, तो शायद वो अमिताभ बच्चन या फिर सचिन तेंदुलकर में से एक होगा। मतलब वो मेरे फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिल रहा है उनसे मिलने का तो मैं चली जाऊँगी। और बहुत बार ऐसा है कि जैसे अभी अदर कोई सुपरस्टार आ रखा है और चाहे वो हमारे सामने ही है और हम उसके पीछे, तो मैं शायद नहीं जाऊँगी। ठीक है, एक फ़ोटो के लिए क्यों मैं किसी के पीछे भागूँ, वैसा वाला है। लेकिन हाँ, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ऐसे लोग हैं कि अगर मुझे मौका मिल रहा है उनसे मिलने का तो मैं मिलूँगी। मतलब वो मेरे फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ मिलेगा मौका तो डेफिनेटली मिलूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम आपको क्रिकेट देखना पसंद है? ना बिल्कुल भी ना? मतलब पहले देखते थे, अब नहीं। पर टग ऑफ वॉर पसंद है? हाँ वो इस साल से ही पसंद है, मुझे इससे पहले पता भी नहीं। इस बार मैम ने जीता है टग ऑफ वॉर, इसलिए प्राइस के साथ में फोटो भी डालूंगा जब मैम को मिलेगा ना, इसलिए। मैम यहीं पे हमारा ये राउंड खत्म होता है। ओके बेटा, हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टूडेंट राउंड। मैम बच्चों का पहला सवाल है कि काय चिकित्सा को डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतना क्यों माना जाता है? बेटा वो तो बच्चों का क्या, सबका ही बहुत वो है, क्योंकि इसमें मतलब आप लगा लो अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, चाहे शल्य है, शालक, आपको लिमिटेड पढ़ना है, पहली बात तो ये। तो आपका मतलब हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हमें सब पढ़ना है, पहली बात तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना मतलब आपको पता है कि वो चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है तो डिफ़िकल्ट नहीं। फॉर मी मतलब काय चिकित्सा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। उसमें ऐसा नहीं है कि शालाक्य का कोई टर्म नहीं आएगा, या फिर उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें शल्य भी आ जाएगा, उसमें बाल रोग भी कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। तो उसमें इसलिए भी, और उसमें हमें सारी बीमारियां मतलब सर्वांग शरीर में आश्रित बीमारियां हैं, तो आपको हर चीज़ मतलब अगर एज अ जनरल फिजिशियन अगर आपके पास कोई एमिनोरिया का पेशेंट आ गया या सिफेलोमेगाली का पेशेंट आ गया या फिर किसी ऐसे अदर उसका पेशेंट आ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम तो काय चिकित्सा के डॉक्टर हैं, मैं एमिनोरिया वाले को ट्रीट नहीं करूँगी या मैं फर्टिलिटी के पेशेंट को नहीं देखूँगी। हमें वो देखना है, मतलब उतना नॉलेज हमें पता होना चाहिए अगर हमें एक अच्छा काय चिकित्सा का फिजिशियन बनना है। तो मतलब वही कि सर्वांग शरीर में आश्रित होने का हमें सारी बीमारियाँ पता होनी चाहिए। दूसरे उसमें क्या होता है, एक लिमिटेशन आ जाती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है और हमें सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए। मैम सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एक बच्चे ने पूछा ये क्वेश्चन कि उसने अपनी बीएमएस कर ली है, अब वो कहीं पे एज अ जनरल फिजिशियन लगा हुआ है। ओके। तो मैम उसने वो ये बोला है कि हमने जो क्लास में ज़्यादा श्लोक याद किए वो सब किए, लेकिन जब एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस में उस समय मैं एज अ श्लोक के बेसिस पे ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने क्लिनिक जो मैंने उसमें से दूसरी चीज़ें थ्योरी पढ़ते हैं उसकी बेसिस पे ट्रीट कर पा रहा हूँ। तो क्या इसमें श्लोक पे ज़्यादा याद करने पे जब हम ड्यूरिंग अपने एकेडमिक होते हैं वो ज़रूरी है मैम? बेटा हाँ वही है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवन अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है अगर मैं एज अ काय चिकित्सा वाले पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम श्लोक का रीडिंग करते हैं तो बेसिकली श्लोक रीडिंग, अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें निदान के भी श्लोक पता होने चाहिए, तुम्हें लक्षण के भी श्लोक पता होने चाहिए, नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो इंपॉर्टेंट है लेकिन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से जो आपके श्लोक है वो है आपका चिकित्सा सूत्र, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप हो या कोई भी डॉक्टर है, कोई भी अगर वात व्याधि का कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, अब वात व्याधि का पेशेंट आ गया, अगर हमने आपने उसको बहुत अच्छे से डायग्नोसिस भी बना दी कि हाँ इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर इसको आम वात है, ठीक है। अब आपको उसका ड्रग ऑफ चॉइस भी पता है कि हमें इसमें जो है आपको वात विध्वंसक रस देना है, आम वातारी रस देना है, त्रियोदशांग गुगुल देना है, एरन तेल देना, आपको दवाइयाँ भी सब पता है उसके बारे में। आपने लिख ली कि पेशेंट वापस कंप्लेन लेके आता है कि हमें तो डॉक्टर साहब बहुत कम आराम है, तो वो इसलिए अगर आपको उसको श्लोक याद होगा तो उसका जो श्लोक की पहली लाइन है वो है लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनि च, ठीक है। तो आपने पहली वाली 2 लाइन तो स्किप ही कर दिया, आपने उसको डायरेक्टली ट्रीटमेंट दे दिया। तो अगर आपके उसकी चिकित्सा का श्लोक अगर आपको याद होगा तो तब आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाओगे ना कि अरे हाँ हमने उसको ट्रीटमेंट तो दिया, जो कि आपने दवाइयाँ भी सही दे दी, हमने हिस्ट्री टेकिंग भी पूरा अच्छे से किया था, तो हमने क्या मिस कर दिया। तो अगर आपको श्लोक याद होगा तो पहली बात हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लंघन मिस कर दी। सेम यही ज्वर एक व्याधि है, ठीक है, हमें पता है कि उसमें लक्ष्मी विलास रस देना है, हमने उसमें गोदंती देना है, हमने उसमें गिलोय तो बहुत कॉमनली लोग अपने आप ही ले लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्या मिस कर रहे हैं, लंघन, जो कि उसकी प्रथम चिकित्सा बोली गई है। ऐसे ही फिर साथ में आता है आपका दीपन पाचन और स्वेदन। तो वही चीज़ है कि अगर आपको श्लोक, मैं ये नहीं कहती कि सारी बीमारियों के आपको, लेकिन एटलीस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट हमारे जो डिजीजेज हैं, ठीक है, उनकी हमें डेफिनेटली याद होनी चाहिए।
ओके मैम। मैम अगला सवाल है बच्चे का कि मैम बच्चे ने बोला है कि मैम जब पेपर में उसे 5 नंबर के उसको कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आया, उसके पास 5 नंबर का कंटेंट है, तो उसे 10 नंबर में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो ठीक। बेसिकली चिकित्सा अब हम फाइनल ईयर में तो वो प्रॉपरली बच्चा याद करके ही जाता है। हाँ, ठीक तो है। उसका वीक पॉइंट क्या हो जाता है? निदान, संप्राप्ति संप्राप्ति। और बेसिकली संप्राप्ति। तो ओके। बच्चे का क्वेश्चन ही है कि मैम संप्राप्ति इतनी सारी याद करने में से बहुत कंफ्यूजन होती है, ओके। उसको कैसे इफेक्टिवली याद कर सके, क्योंकि उसे जब हम फ्लो चार्ट में बनाते हैं तो वो खुद एक दो पेज भर जाता है उससे मैम, फिर निदान में तो हाँ। खुद 10 नंबर का वो बन जाता है ओके, क्वेश्चन ओके। उससे, क्योंकि चिकित्सा को हम अपने से बना नहीं लिखेंगे, सकते, हाँ, कभी definitely। वो जो बोली गई है हमें वही लिखनी हम्म। पड़ती है। तो हम संप्राप्ति को इतनी सारी डिजीज है, उनकी संप्राप्ति को कैसे इफेक्टिवली याद कर कैसे? सकते हैं? तो बेटा वही मैं अगेन सेम चीज़ें हैं कि अगर हम सिर्फ संप्राप्ति की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो काय चिकित्सा में बोला गया है कि संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है। अब जो संप्राप्ति विघटन का टर्म मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको डिजीज का दोष और दुष्य तो डेफिनेटली, और उसका जो आश्रय स्थान है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि दोष, दुष्य और आश्रय, और इसके साथ आपको जो पता होना चाहिए है वो हमारे जो हमारी जो षड क्रियाकाल है। ठीक है, तो कोई भी व्याधि का अगर आपको दोष पता है, आपको दुष्य पता है और उसका स्थान पता है और साथ में उसके प्रमुख लक्षण पता है, तो उसकी संप्राप्ति आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कुछ डिजीज को छोड़ के। जैसे उसमें पांडु आ गया, आपका कुष्ठ है, क्योंकि इनकी संप्राप्ति स्पेसिफिक है। इसके अलावा जैसे सामान्य जितनी भी वात व्याधि हैं सबकी संप्राप्ति कुछ कुछ एक दो हम कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा अलग होंगी, अदरवाइज मोस्ट कॉमन अगर आपको दोष, दुष्य, उसका स्थान और उसके प्रमुख लक्षण पता है तो आप बना सकते हो। क्योंकि इतना तो आपको पता है कि जो षड क्रिया काल है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमारी बॉडीज में चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे वो संप्राप्ति विघटन होता है। तो वही है कि आपको जो भी डिजीज़ है उसका दोष, दुष्य, स्थान और मुख्य लक्षण पता होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी में दे रही हूँ। तो मैं बस इसी क्वेश्चन से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो मेरे बैच के बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम अगर हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि साक्षी मैम हमें 10 में से 9.5 नंबर दे, तो वो कैसे मिलेंगे? बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने 10 में से 10 नंबर भी दिए। चलिए 10 में से 10 मिलेगा। हाँ तो डेफिनेटली। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है, अभी इसमें 10 से 10 लॉन्ग वाला नहीं, पर 5 नंबर का है। अगर स्टूडेंट ने सारा लिखा है तो मैं क्यों काटूंगी उसके नंबर? तो सबसे पहले देखो, हाँ चलो मैं कह रही हूँ, उसका आंसर है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर नहीं देखो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा चीज़ें देनी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें सभी बच्चों को साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, अब मेरे को 100 कॉपी चेक करनी है, अगर मैं पहले ही बच्चों को 100 नंबर दे दूं जिसने थोड़ा सा मीडियम ही लिखा है उसमें पूरे नंबर, बाकी वाले को मैं 10 में से 15 तो नहीं दे पाऊंगी ना, तो उसके। लेकिन अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ तो मेनली क्या होता है, क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पूछा है पहली बात तो वो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, सबसे अच्छा, क्योंकि आयुर्वेद स्टूडेंट है तो हमें श्लोक लिखना पड़ेगा, और श्लोक के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा उसकी जो रेफरेंसेस हैं कि ये चरक चिकित्सा का है तो कौन से स्थान का है। ठीक है, इधर एक अल्प स्थान का है, सिद्धि स्थान का, कौन सा नंबर का श्लोक है, कौन से अध्याय का श्लोक है। तो पहले अगर आप रेफरेंस लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो काम चल जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा उसका क्राइटेरिया बढ़ाना पड़ता है। साथ में अगर आप उसके निदान के श्लोक लिख दोगे, अगर सबसे अच्छी बात है कि देखो काय चिकित्सा है तो काय चिकित्सा ये तो नहीं है ना कि सिर्फ आचार्य चरक की ही काय चिकित्सा है, आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है, व्याधियाँ तो आचार्य माधव ने भी वर्णित की है। तो अगर आपको पूरे नंबर किसी क्वेश्चन में चाहिए कि 100 में से, तो आप 3 अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग लिख दो चिकित्सा, में पूरे नंबर दे दूंगी। वही है कि मतलब नंबर ऑफ चिकित्सा सूत्र आपको पहली बार ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, ऐसे भी नहीं है, मतलब अगर है ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन हाँ जब अगर है, फॉर एग्जांपल काय चिकित्सा की परिभाषा ही क्वेश्चन में आ गया, तो काय चिकित्सा की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने नहीं बोली है, आचार्य गंगाधर ने भी बोली है, चक्रपाणी ने अलग बोली है। तो वो सब चीज़ें आप अगर लिखोगे तो डेफिनेटली फिर उसमें आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगेन फिर उसमें तो खैर अब बेटा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, वो तो डिपेंड करता है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने लिखा सब कुछ अच्छा है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा, और अगर लिखा बहुत सुंदर सुंदर है, कुछ भी नहीं पल्ले मतलब राइटिंग अच्छी है लेकिन कंटेंट जीरो है, तो उसमें माइनस में भी नंबर चले जाते हैं। तो राइटिंग का कोई बेनिफिट उसमें नहीं मिलता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना सब बच्चे। हाँ, अब मैम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैम बच्चों का ये सवाल है कि मैम नेक्स्ट आ रहा है क्योंकि हर चीज़ 21 बैच ही करेगा। हाँ, क्यों पता नहीं क्यों, पर हर चीज़ 21 बैच ही करेगा। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट भी अब 21 बैच ही देगा, ये बोल दिया सरकार ने। तो मैम आपका क्या ओपिनियन है कि नेक्स्ट लेना एक ऐसा एग्जाम लेना कि जो बच्चा 5 साल तक पढ़ा है मैम, क्लिनिकल किया, इंटर्नशिप करी, पूरी पढ़ाई करी, हर एग्जाम पास करके आया, ठीक है, कहीं बीच में उसके बैक भी आ गए, उसने उसको भी क्लियर किया और फाइनल उसमें आया, लेकिन हाँ फिर भी वो
एक एग्जाम देगा, उसमें पास हुआ तो वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। क्या ये सही है मैम? बेटा देखो, अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल सही है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा 21 बैच है, आप हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, जहाँ पे आपकी क्लासेस हो रही है, आपके टीचर है, आपने सब कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, ना उनकी क्लासेस होती हैं, ना उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, चीटिंग करके, नकल करके पास हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम वही देख लो कि कल के दिन तुम्हें पीजी का एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर आपको एक पोजीशन के लिए आप भी हो जो आपने पूरा टाइम अच्छे से मेहनत करी है, आपने पूरा टाइम बहुत अच्छे से फोकस होके, सारे आपको श्लोक भी याद है, सब कुछ याद है, और आपने वो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। एक वो व्यक्ति है कि जो उसने साल भर नकल करी है, उसको कुछ नहीं आता आयुर्वेद का, बस उसके पिताजी माताजी का ही क्लिनिक है, उसको बढ़ाने के लिए उसने बस डिग्री ली है। ऐसे बहुत सारे हैं। ये मतलब ये मानने वाली बात है। अगर कोई इसको डिनाई करता है तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कि अगर कंपटीशन में आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, उसके पिताजी किसी अच्छे पोस्ट पे है, उस पे बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगर उसने जब एंट्रेंस जब आप लास्ट वाला दोगे ना, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से स्कूल, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उसकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन वहाँ उसकी हेल्प नहीं होगी। तो डेफिनेटली अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट का ये ओपिनियन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट एग्जाम लीजिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि एलिमिनेट कर दोगे पहले कंपटीशन को आगे को, लेकिन हम जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं उनको कुछ फेवर मिलना चाहिए पीजी एग्जाम के लिए। कि समझिए मैं अगर 420 नंबर का होता है, तो अगर एक बच्चे के 380 आ गए नंबर उसमें, ठीक है मैम, तो उसको कुछ तो उसका फेवर मिलना चाहिए पीजी एग्जाम के लिए, कि 5 नंबर उसके प्लस पॉइंट हो, कुछ तो ऐसा हो, तभी तो बच्चा और मेहनत करेगा, नहीं मुझे इस एग्जाम को पीजी की तरह क्रैक करना है। हाँ, कह सकते हैं, बट ये तो स्टूडेंट का बेटा, ये तो गवर्नमेंट इंडिया का, तो उस पैनल में जो लोग हैं आप अपनी बात उनसे रखिए। इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे लिए तो लाइक देखो वो वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट है कि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। हाँ, अगर मिलना चाहिए तो ठीक है, और अगर मतलब ये वाला पॉइंट पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट इंडिया ऐसा करती है। मैं बस एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि ये चीज़ एक अच्छी है, क्योंकि कोई अगर नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो सबसे पहले रहता है कि बच्चे उसकी तरफ अप्रोच अच्छे से करें। तो वो अप्रोच अच्छे से तब होता है कि जब हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहे कि जब डोपामीन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। तो डोपामीन जब रिलीज होगा कि जब हमें लगे कि अगर हमने इस चीज़ को क्रैक कर लिया तो इसमें हमें पीजी की तरफ से एक, ऐसे कुछ गेट्स हैं पीजी के, तो उसमें से एक खुल जाएगा, तो बच्चे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी अगर कुछ सुन रहा होगा, आप तो सही कह रहे हो, क्योंकि देखो अभी हमें कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन देना है, तो हम वो हमारे लिए भी कि पहले रिटर्न क्वालिफाई करना है, फिर हमें नहीं, पहले एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वालिफाई करने हैं, उसके बाद प्रॉपर रिटर्न क्वालिफाई करना है, देन इंटरव्यू करना है। तो हाँ, ये डेफिनेटली ये चीज़ अगर हो सकती है इन फ्यूचर तो अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा करे कि हाँ, अगर आपके प्रीवियस उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर हैं तो आपको कुछ परसेंट उसमें देखो अगर होगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये फिर एकदम से नहीं होगा मुझे लगता है ना, क्योंकि देखो ये वाला है भी जो आपका टेस्ट है, जो आपको एग्जिट टेस्ट देना है, वो आया 2018 बैच के लिए था, लेकिन वो आप पे गया है। तो वही है कि अगर आप इस चीज़ के लिए अप्रोच करोगे तो मे बी इन फ्यूचर आए, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो तुम्हारे लिए कोई बेनिफिशियल होगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन होगा ये मैम, कि जो NCSM हुआ मैम, उसने कुछ पैटर्न ऐड किया LH NLHT, तो पैटर्न हमारा बदला, पीरियोडिक ऐड करे, इंटरनल ऐड करे, ये अच्छी अप्रोच थी मैम, या फिर पुराना पैटर्न पूरे साल में एक बार देना वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच? बेटा दोनों ही हैं। देखो हमने पुराने उससे पढ़ा है तो वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा अगर प्लस माइनस की बात करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है ना कि इतनी लिमिट में आपको यही पढ़ना है। उसमें क्या था कि आपका एक सिलेबस था, पूरे साल में वो कवर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राण वॉश होता है आपके लास्ट में है, हमने पहले भी पढ़ लिया, तो उससे क्या इसमें ये होगा कि आपको हर डिजीज़ को समझने के लिए इधर आपको उसको आप एक्टिविटी करके समझ रहे हो, या फिर आप उसको जो है लेक्चर के माध्यम से समझ रहे हो, प्रैक्टिकल के माध्यम, मतलब आपको पढ़नी एक चीज़ है लेकिन उसको पढ़ाने के 3 तरीके हैं। मतलब आपको पांडु आपको लेक्चर में भी समझाना है, पांडु आपको NLHT में भी समझाना है, और पांडु आपको क्लिनिकल उसमें समझाना है। पहले क्या था कि एक ही वो था, मतलब आपको पांडु का एक लेक्चर हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको कोई रिविज़न तब होगा जब पूरा दोबारा से हम दोबारा रिवाइज करेंगे। इसमें है कि हाँ, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, देखो एज अ टीचर हमारे लिए थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है किसी चीज़ को समझने के लिए, वो है। तो थैंक यू मैम, ये हमारा स्टूडेंट राउंड खत्म होता है। अब लास्ट राउंड पे चलते हैं जो है रैपिड फायर राउंड। ओके, अब हम लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो है रैपिड फायर राउंड।
मैम आप वन वर्ड में काया चिकित्सा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक शब्द अगर हमें देना हो। काय चिकित्सा को अगर मैं एक शब्द दूं तो वो है आपका साम्यता। दोष साम्य, दोष साम्य। मैम अग्नि और दोष हाँ। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? अग्नि और दोष बेटा वैसे तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब विषमाग्नि होगी ही तभी आपका जो है आपके दोष मतलब इधर घटेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन अगर दोनों में देखें तो प्रथम जो चीज़ है तो आई थिंक पहले हमें अग्नि का कोरिलेशन, क्योंकि मंदाग्नि ही बोला गया है डिजीज़ का मेन कॉज। तो ओके मैम। मैम एक बेस्ट डेली हैबिट जो हमारी काय यानी हमारी बॉडी को सही कर रखे। बेस्ट डेली Daily हैबिट habit, जो हमारी बेटा वैसे तो अगर हम आयुर्वेद देखें तो हमारा जो दिनचर्या है ऋतुचर्या ये, पर अगर हम देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी वो है, और दूसरा आपको नींद प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 8 घंटे की नींद बोली है तो आप 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। मैम रसायन चिकित्सा जो हमारे इसमें टर्म यूज होता है तो आपको लगता है वो ओवररेटेड है या फिर बहुत अंडररेटेड है? नहीं बेटा, पहले वो अंडररेटेड था, ओवररेटेड तो कभी भी नहीं है और नहीं आई थिंक इन फ्यूचर हो सकता है। लेकिन हाँ पहले बहुत अंडररेटेड था रसायन चिकित्सा, पर आई थिंक कोविड के बाद वो अब अपना असली जो उसको चाहिए था वो अब आ गया है, क्योंकि इम्यूनिटी अब हर लोग छोटे से लेके अब बड़े तक, पहले स्वर्णप्राशन लोग नहीं कराते थे, अब सबको पता है कि स्वर्णप्राशन कराना ही कराना है। तो वैसे ही है, मतलब अंडररेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ओवररेटेड है। मतलब अब जो है उसका एक्चुअली उसको जितना होना चाहिए था जिस पोजीशन पे आई थिंक वो अब है, सबको पता है कि हाँ रसायन चिकित्सा करनी चाहिए। अगली चीज़ मैं तो पहले कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम कुछ खाते हैं और वो चीज़ हमारे बॉडी में पच नहीं पाती है तो उसको हम एक टर्म देते हैं आम। तो वो अगला क्वेश्चन मैम उस आम से रिलेटेड है कि Okay. आम एक साइलेंट विलन है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है कि उसे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताया गया है हर जगह? नहीं बेटा, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के तो नहीं बताया गया है, क्योंकि साइलेंट विलन ही मैं उसको परफेक्ट दूंगी। क्योंकि आम ऐसा चीज़ है कि एक वो होता है ना, आम का हमें ऐसे नहीं पता चलता है कि कल रात को मैंने कुछ अपत्य खाया तो आज सुबह मेरे को जो है उसके सिम्टम्स आएंगे। आम ऐसा नहीं है कि कल रात को मैंने एक बारी पिज़्ज़ा खा लिया तो आज मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उस चीज़ को हम फिर हैबिट में ला देते हैं, फिर हम उसको डेली करने लग जाते हैं। उस चीज़ में क्या है, वो जो दूषित विष है जब वो प्रकोपावस्था में आता है देन उसके हमारे उसमें सिम्टम्स आते हैं। तो डेफिनेटली आम जो है वो एक साइलेंट विलन है, और उसका जो मेन कॉज है वही हमारा जो मंदाग्नि और जो हमारा अपत्य आहार विहार है। मैम एक फूड जो आप सबको मना करेंगे अपने पेशेंट को या फिर नॉर्मल करेंगे ये आपको नहीं खाना चाहिए मैम, फूड वो शायद स्वस्थ ही क्यों ना हो लेकिन उसे नहीं खाना चाहिए, और जो डिसऑर्डर में है तो वो तो बेटा ऐसे तो देखो कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँगी कि आपको नहीं खाना है। देखो फ्रूट्स तो मुझे नहीं लगता है कि, फिर भी अगर बनाना की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी, क्योंकि वो ठंडा होता है तो जितने भी वातिक डिसऑर्डर है उनके लिए वो यूज़फुल नहीं है। डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए वो यूज़फुल नहीं है। थायराइड वाले हैं उनके लिए वो स्पेसिफिक नहीं है। तो आई थिंक अगर वैसे तो कोई फूड ऐसा नहीं है, बट हाँ बनाना अगर मैं कह सकती हूँ कि हाँ एक बनाना है कि पेशेंट खा लेते हैं, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो। मैम एज अ काय चिकित्सा डॉक्टर अगर आपको शमन और शोधन दोनों में से पिक करना हो तो पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप किससे शुरू करेंगे? एज अ काय चिकित्सा के लिए तो मैं ऑब्वियसली मैं समन चिकित्सा ही करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शोधन नहीं करवाऊंगी। ठीक है, मेरा प्राइमरी में कोशिश करूंगी कि उसको समन चिकित्सा के सही में ही ठीक करूं। लेकिन अगर पेशेंट क्रोनिक डिजीज़ में है कि हाँ उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है 8 साल से है, तो मैं उसको सिर्फ त्रयोदशांग गुगुल खिला के मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। तो मेरे को डेफिनेटली शोधन चिकित्सा की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चाहूँगी कि समन चिकित्सा है, लेकिन वो तब जब हमारे शरीर में जो दोष हैं वो बिल्कुल कोष्ठ आश्रित हो कि हाँ बस शाखाओं में नहीं गए हो। ठीक है, तो वही है कि अगर क्रॉनिक डिजीज है डेफिनेटली फिर मुझे शोधन भी अपनाना पड़ेगा। मैम मोस्ट अंडररेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ काय चिकित्सा क्या है? जो बच्चे होते हैं कि नहीं है लास्ट में पढ़ लेंगे रहने देते हैं, लेकिन वो बहुत मोस्ट ज़्यादा अंडररेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ काय चिकित्सा लास्ट में तो बेटा ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। हाँ आजकल के टाइम में देखूँ तो मैं अभी के लिए जितने भी एंडोक्राइन डिजीजेज हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, या फिर हमारा पिट्यूटरी से रिलेटेड है, हम लोग ये करते हैं ना कि इसके पेशेंट हमें कितने ही मिल जाएंगे। एक्रोमेगेली के हमें कितना ही पेशेंट मिल जाएगा, ड्वार्फिज्म के हमें कितने ही पेशेंट मिल जाएंगे। ठीक है, थायराइड के हमें कितने ही पेशेंट मिल जाएंगे, और थायराइड के मिलेंगे भी तो क्या हम उसको ठीक कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से अगर क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, इधर नहीं इसका आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं और ना ही मॉडर्न में। तो ये है। और दूसरा मैं देखती हूँ जितनी हमारी अनुक्त व्याधियाँ हैं, अनुक्त व्याधियाँ अगर मैं आपसे बताऊँ तो अनुक्त व्याधियाँ वो व्याधियाँ हैं कि जिनका वर्णन हमारी संहिताओं में ही नहीं है। तो क्या है कि अगर हमारी संहिताओं में वो नहीं है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे?
मतलब फॉर एग्जांपल कोविड हमारे उसमें नहीं था, जनपदोध्वज जब हुआ, जब हमारा ये पैंडेमिक इतना आया तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं था कि ये क्या है। मतलब कोविड नाम से तो हमारे उसमें कोई टर्म था ही नहीं। तो कोविड हमारे लिए जनपदोध्वज के साथ साथ एक अनुक्त व्याधि थी। तो वो चीज़ हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम उसके लिए अब प्रिपेयर हो रहे हैं कि ऐसी कोई व्याधि आ जाए हमारे सामने जिसका ना हमें निदान पता है, ना हमें उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पता है, तो वो चीज़ है कि अब उसके लिए हम थोड़ा और जागरूक हो रहे हैं। मैम जब कोई भी इंसान सुबह उठता है तो उसे बहुत सारे उसके चीज़ें जो बोला जाता है कि गर्म पानी पियो, हाँ शहद वाला पानी हाँ पियो, हाँ कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी पियो। तो मैम आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे मोस्ट प्रिफर कौन सा है? बेटा डिपेंड करता है कि उसको क्या बीमारी है। ठीक बीमारी है, को तो मोस्टली जो ये गर्म पानी पीने का कॉन्सेप्ट है या शहद वाला पानी पीने का कॉन्सेप्ट है, या ये कॉन्सेप्ट है मोस्टली वो है ओबेसिटी वालों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए। और बेसिकली लोग तभी फॉलो करते हैं, अगर दुबला पतला व्यक्ति है तो वो बोलेगा क्या ही मैं सुबह पानी पीऊँगा। हाँ कोई थोड़ा सा हेल्दी है या फिर थोड़ा उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वो सोचता है कि मैं सुबह उठ के ये करूँ। तो उस कंडीशन में अगर मैं बोलूँगी तो शहद और पानी, नॉर्मल गर्म नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी है और उसके साथ शहद मिला के। अभी हम लोग फाइनल ईयर में आए हैं तो हमें पता है कि रोग निदान बहुत हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी को अगर हमें डिजीज़ क्लियर रहेगी तो उसकी चिकित्सा पढ़ने में हमें और आसानी हो जाती है। तो मैम आप अपने कुछ एडवाइस देना चाहते हैं सेकंड क्रॉप के बच्चों के लिए? हाँ हाँ बेटा डेफिनेटली, मैं तो सेकंड प्रॉफिले के लिए बहुत एडवाइस देना चाहती हूँ कि मुझे पता है ना तुम्हारी क्लास में मुझे क्या फील हुआ था। पहली बात, जो सेकंड प्रॉप के बच्चे हैं वो संप्राप्ति अच्छे से पढ़ के, क्योंकि जब अगर आपको संप्राप्ति पता है, चलो निदान हर किसी को पता है, निदान आप फर्स्ट प्रॉप से ही पढ़ रहे हो, निदान सब लोग बोल देते हैं कि अरे आशय सुगम स्वप्न सुगम ददीनी ग्राम्य उदक अनुग्रसा पयांसी। ठीक है, आपको सबको पता है, प्रमेय का निदान पता है, लेकिन किसी को प्रमेय की संप्राप्ति नहीं पता। ठीक है, तो जो सेकंड फॉर्म में स्पेसिफिकली अभी रोग निदान में है तो उनके लिए, क्योंकि अब चिकित्सा तो आप लर्न कर ही लोगे, चिकित्सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है कि आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा लर्न करने में। लेकिन जो चीज़ है वो है आपका संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, किसी भी व्याधि का अध्याय। हाँ दूसरी बात, अगेन एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ऑल्दो मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट है तो मैं बोल रही हूँ कि संप्राप्ति नहीं, आपको मॉडर्न का पैथोजेनेसिस भी पता होना चाहिए, और स्पेसिफिकली उन व्याधियों का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडु है तो अगर हमने उसको एनीमिया से कोरिलेट किया है तो एनीमिया हमारे बॉडी में कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर हम उसको आमवात बोल रहे हैं तो आमवात कैसे होता है हमें पता होना चाहिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए हाँ अगर डेफिनेटली जो रोग निदान पढ़ रहे हैं तो पैथोजेनेसिस उनको आयुर्वेद संप्राप्ति और पैथोजेनेसिस उनको दोनों याद होनी ही चाहिए, मतलब याद नहीं होनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए जो भी 2022 प्रॉफ के या फिर उससे 23 बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए कि अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको बस फिर फाइनल ईयर में आके फिर उसका ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो मैम अगले उस पर चलते हैं सवाल पे मैम, कि मैम अगला सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे अभी इंटर्नशिप करने के बाद अगर अपना क्लिनिक पे बैठते हैं तो ऐसे वो जनरल फिजिशियन ही सबको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो मैम उन यंग जनरल फिजिशियंस के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ हाँ डेफिनेटली बेटा, उनके लिए मेरे को यही एडवाइस है कि अगर आप अपने क्लिनिक पे बैठ रहे हो और आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आपको उनको ट्रीट करना है, तो सबसे पहले आपको उसका ट्रीट, चलो आप अगर एक बारी दवाई में कंफ्यूज हो सकते हो चलेगा, वो आपको एक दो बार जब वैसे पेशेंट को देख लोगे तो तीसरी बार आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही दवाई है। ठीक है, जैसे मॉडर्न वालों को एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आता है, आपने उसके जो है कंप्लेन सुने कि इसको ये तो हम एकदम से हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि इधर इसको ये हो सकता है ये हो सकता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी भी पेशेंट की गलत डायग्नोसिस बना दी और उसको गलत उपचार दे दिया, पहली बात वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, वो कहेगा कि नहीं, कि वो तो हमें कुछ भी इतना 1 महीने तक मैंने दवाई खाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपने उसका डायग्नोसिस ही अच्छा नहीं बनाया। दूसरा मैं एडवाइस देना चाहूँगी, अननेसेसरी किसी के भी कोई ब्लड टेस्ट आप नहीं कराइए, कोई भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट है नहीं कराइए। ऐसा नहीं कि पहली बार आपके पास कोई पेशेंट आ गया, आपने उसका KFT LFT सब लिख दिया, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि इसको क्या हो सकता है। ठीक है, तो अननेसेसरी जब तक आप श्योर नहीं हो कि हाँ इसको यही, क्योंकि बेटा एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ना, पेशेंट आपका दोबारा तभी आएगा। और स्पेसिफिकली अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो कि जब आप किसी का अननेसेसरी ना उसका टाइम बर्बाद करो ना उसका पैसा बर्बाद करो, तो ये चीज़ है कि आपको डायग्नोसिस बनाना अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, आप अननेसेसरीली पेशेंट को दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लिखें और नहीं उनके अननेसेसरी कोई ज़्यादा टेस्ट लिखवाएं।
ओके थैंक यू मैम, क्योंकि ये चीज़ मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस करी थी ना, ओके तो मैम वहाँ पे मैंने ये दूसरी गलती करी थी कि जब हम कुछ सिम्टम्स आते हैं उनके लिए वो चीज़ हम मतलब मैंने नहीं लिखा था, लेकिन सर लिख रहे थे जो वहाँ पे सीनियर थे। ओके ओके तो वो जब मुझसे पूछ रहे थे तब मैंने यही बोला था कि सर शायद हम वहाँ पे उनको CBC बोल देंगे, KFT करवा हाँ, देंगे, वही। क्योंकि मैं जज नहीं करवा, लेकिन सीनियर जो थे वो तो जज करवाए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है। हाँ तो ये चीज़ पे ध्यान रखूंगा। ओके बेटा, थैंक यू मैम, Thank आपने you, अपना बेटा। टाइम दिया, और आई होप आप सबको थोड़ा काय चिकित्सा का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैम के बारे में जानने को मिला होगा, जो सवाल बच्चों के थे पेपर को लेके, एग्जाम को लेके कैसे लिखना होता है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था, बाकी एक दो एपिसोड और आएंगे काय चिकित्सा पे। तो मैम एक बार और थैंक यू मैम, थैंक यू बेटा, so much, थैंक यू ma'am. सो मच, ऑल द बेस्ट।